हे व्हाट्सअप, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा वायरस। और देखो, विषाणु से आप ये मान के चलो, वायरस से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो वो टीएमवी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है, उसके लिविंग कैरेक्टर क्या है, शेप क्या है, किसका कौन सा जेनेटिक मटीरियल है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अच्छा लगे मटीरियल, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने एक टेलीग्राम पर ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक बात को। और ये आपसे कहना चाहेंगे कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है बेटा। एनवीएस की पीजीटी आप भर सकते हैं अगर आपको भरना हो। अगर आपने एमएससी किया है जूलॉजी या बॉटनी से तो बायोलॉजी का फॉर्म आया है, तो आप उसको फिल कर दीजिए। बाकी जो लोग यूपी टीजीटी देने जा रहे हैं उनको तो देना ही देना है। केंद्रीय विद्यालय, देखो बेटा, तैयारी 3 महीने 2 महीने में नहीं होती। जब आप लगभग साल भर अपनी तैयारी को देते हैं, 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपकी तैयारी परफेक्शन की ओर धीरे धीरे जाती है। और फिर एक वो स्टेज आती है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हो, आपको आंसर ऑप्शन से पहले ही पता होता है, ठीक है ना। तो बस वही आपको स्टेज भी लानी है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अपनी शीट को ध्यान से देखना है एक एक बात को, और सुनते ज़रूर चलना। जो चीज़ नहीं दिख रही, नहीं समझ में आ रही, उस पर ज़्यादा फोकस मत करना। हम टेलीग्राम पे आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, बस आप सुनना ज़रूर ध्यान से एक एक बात को। तो चलो देखो, पहली बात कह रहे हैं कि फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले कौन सा वायरस डिस्कवर्ड हुआ, दैट इज टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। जो कि कैसा था, एनिमल वायरस था या प्लांट वायरस था? बेटा प्लांट वायरस था, ठीक है। इवानोवास्की ने सबसे पहले इसको सेपरेट किया था। इवानोवास्की ने इसको सबसे पहले सेपरेट किया था, ठीक है। और जब सेपरेट किया था तो वो जो प्लांट था उसमें इसका इन्फेक्शन था। किसका? टीएमवी का। नाम तो बाद में रखा गया ना, टोबैको मोज़ेक वायरस। जब प्लांट को देखा कि प्लांट बिल्कुल मुरझाया सा है, या उसमें कुछ ऐसे लक्षण प्रतीत हो रहे हैं जो बीमारियों से संबंधित है, कि प्लांट डिजीज़ है, ये पता किया कि क्या कोई बैक्टीरिया है, तो पता चला नहीं। ये पता किया क्या कोई फंजाई है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो पता चला नहीं। तब क्लियर हुआ कि ये एक नया है, एक नया इन्फेक्शियस एजेंट है, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। तब लोगों को पता चला कि पौधों को भी बीमारियां होती हैं वायरस के माध्यम से। आई बात समझ में? फिर आ जाओ बेटा, बेजर्निंग। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम। बहुत पूछा जाता है बेटा। कहते हैं कि बेजर्निंग ने क्या कहा था, या ऐसे लिखा रहेगा, द सेंटेंस द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम टू द वायरस इज गिवन बाय, मतलब कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम किसने कहा था? तो आपको बोलना है बेजर्निंग। इनकी स्पेलिंग देख लो जरा, BEIJERNCK, ठीक है। आप देख के पहचान जाओगे। कुल मिलाकर इन्होंने ये कहना चाहते थे कि लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ये क्या कहना चाहते थे? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। मेरी बात आप समझते चल रहे हैं ना? अब आ जाओ, फ्रैंकलिन ने क्या किया था? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ढूंढा था। किसका? टोबैको मोज़ेक वायरस का। फ्रैंकलिन ने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ढूंढा था। किसका? टोबैको मोज़ेक वायरस का। अब ज़रा ध्यान सुनना बेटा। देखो, अगर कोई वायरस है तो आप कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दैट इज़ वायरस, ये वायरस है? ये कैसे पता करोगे? पहली बात, सब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा छोटा है। तो इसीलिए आप अगर इसको देखना भी चाहो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा आप किसी चीज़ से नहीं देख सकते। नॉन सेल्यूलर, सेल नहीं होती, आप कभी भी वायरस को सेल कंसीडर नहीं कर सकते। वायरस को कभी भी, विषाणु को कभी भी कोशिका के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि आपकी बॉडी से बाहर निकलने के बाद वो मृत हो जाता है। जब आपके शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो वो उसको होस्ट के रूप में यूज़ करता है, और उसी जिस पर वो जाता है उसी का डीएनए प्रयुक्त कर लेता है। बात सुनते चलना बेटा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गए ना तो आप पेपर कर ले जाओगे। अगर आप रट के जाओगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, ठीक है। स्मॉलर देन 200 मिली माइक्रोन, वायरस 200 मिली माइक्रोन से भी छोटा होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस यही लिखा होगा, वायरस इज, ध्यान से देखना, ऑब्लिगेट, ध्यान से सुनना, इंटरसेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट,
फैकल्टेटिव, जैसे ऑब्लिगेट होता है, इसका एंटोनिम होता है फैकल्टेटिव। तो फैकल्टेटिव इंट्रासेल्युलर पैरासाइट या फैकल्टेटिव इंटरसेल्युलर पैरासाइट। तो आपको आंसर लगाना है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर मतलब जानते हो बेटा, बिटवीन द सेल्स, इन दोनों के बीच में। आई बात समझ में? देखो जैसे हाई स्कूल और ग्रेजुएशन बीएससी के बीच में हम क्या करते हैं, 12th करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटर का मतलब होता है दो कोशिकाओं के मध्य, और इंट्रा का मतलब होता है उसी कोशिका में। तो ये उसी कोशिका, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दो कोशिकाओं के मध्य नहीं, उसी कोशिका में, इंट्रासेल्युलर। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, सुनते चलना। क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखना। कह रहे हैं कि आइदर डीएनए और आरएनए, मतलब समझे बेटा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आरएनए भी लगा के चले जाते हैं, डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए या आरएनए। कुछ लोग बच्चे क्या लगा के चले जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए, ना, एकदम गलत। ठीक है ना, आपको ये वहाँ पर फोकस करके देखना अच्छे से कि ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है। जब भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल पूछा जाए तो आप या डीएनए लगाओगे या आरएनए लगाओगे। ठीक है, आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, ज़्यादातर प्लांट वायरस जो होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, ज़्यादातर जो प्लांट वायरस होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, उनमें डीएनए होते हैं। ज़्यादातर की हम बात करें, ज़्यादातर, हम हमेशा की बात नहीं कर रहे, ज़्यादातर जो प्लांट हैं उनमें डीएनए होता है, और जो हमको बीमार करते हैं, हमको बोले तो एनिमल को बीमार करते हैं, उनमें आरएनए होता है ज़्यादातर। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वंस ए वायरस एंटर्स इनटू द होस्ट सेल, जब वो किसी होस्ट सेल में एंटर कर जाता है, इट टेक्स कंट्रोल ऑफ होल बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। बिल्कुल सही, इनके कहने का, बट आप ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान ना दो, मेरी बातों को सुनने पे ज़्यादा ध्यान लगाओ। आप ये समझ लो, ये कह रहा है कि जब एक बार कोई विषाणु किसी जंतु के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है, तो ऐसी दशा में फिर धीरे धीरे वो वायरस आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म, आपकी पूरी जेनेटिक मटेरियल को अपना बनाने लगता है, अपना रेप्लिकेशन करता है, अपना डुप्लीकेशन करता है, अपना ट्रांसक्रिप्शन करता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है और आपको धीरे धीरे बीमार करना शुरू कर देता है। मेरी बात इतनी आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब आगे देखते हैं। अब देखो, ये देखो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन लिविंग कैरेक्टर, उनके बारे में बताइए। देखो, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये तो सभी जानते हैं। तो ऐसा क्या था जिसके कारण हम उसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं? देखो, सबसे पहली बात, अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एंजाइम। पता है बेटा, अब्सेंस होती किसकी? ना तो वायरस में एंजाइम पाए जाते हैं और ना ही वायरस में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक। दूसरी बात, रेस्पिरेशन नहीं करता। बोलो, बात समझे कि नहीं? और तीसरी बात, इसको क्रिस्टल के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो। लो अब बताओ, अगर किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हो वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में, तो वो क्या लिविंग है? नहीं ना। दे कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक ए केमिकल्स। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और चौथी बात कि इनका कल्चर नहीं बनाया जा सकता। कल्चर, इनको ऐसा नहीं कि आप किसी मीडियम में रख के इनका कल्चर बना लो। जैसे ऊतक संवर्धन होता है, टिश्यू कल्चर। भाई कोई कोशिका थी, किसी को प्लांट कल्चर कर देते हैं, कोई कोशिका से नया प्लांट बन जाता है, किसी बैक्टीरिया से नया बैक्टीरिया बन जाता है, किसी फंजाई से नया फंजाई बन जाता है, लेकिन वायरस का कल्चर करना संभव नहीं है। बेटा बात समझ में आ रही होगी एक एक आपको। देखो, एक शीट बनाई है, बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैलाया हमने, उसी शीट में आपको सारी बातें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आ जाओ लिविंग की बात करते हैं। तो करेक्टर ऑफ वायरस, लिविंग की बात, देखो दो कैटेगरी हैं, क्योंकि नॉन लिविंग में भी रखा जाता है, लिविंग में भी रखा जाता है। तो कुछ ऐसे गुण हैं जो उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो उसके लिविंग कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिसमें वो लिविंग कैटेगरी में रखा जाता है? कि वो ग्रो करता है भैया, भले वो होस्ट सेल में करे, भले वो किसी शरीर के भीतर प्रविष्ट होने के बाद वृद्धि करे, लेकिन वृद्धि तो कर रहा है, और जो वृद्धि कर रहा है वो जीवंत है, वो लिविंग है, वो हर हाल में आप उसको सजीव ही मानेंगे। आई बात समझ में?
दूसरी बात पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, दे कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड। अब लो और बताओ क्या चाहिए। जब न्यूक्लिक एसिड है तो वो अपनी प्रोटीन भी बना लेगा। अब प्रोटीन बना रहा है तो भैया लिविंग है। आपकी मेज प्रोटीन बनाती है, आपका मोबाइल प्रोटीन बनाता है, आपकी घड़ी प्रोटीन बनाती है? नहीं, दे आर नॉन लिविंग। लेकिन वायरस प्रोटीन बनाता है क्योंकि उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या कंसीडर करते हैं राजा बेटा? ऐसी कंडीशन में हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये लिविंग है। अच्छा, नॉन लिविंग कैरेक्टर भी हमने पढ़े, लिविंग भी पढ़ लिए। एक देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, शो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी और म्यूटेशन तक शो कर देता है। अब और बताओ क्या चाहिए? म्यूटेशन भी शो कर देता है। और बिल्कुल सही बात है भैया, म्यूटेशन तो आजकल अगर सही बताएं ईमानदारी से, म्यूटेशन सबसे ज़्यादा आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे, और उसमें भी सबसे बड़ी क्लास जो है वो इंसेक्टा। पूछो कैसे? आज आपने मॉर्टिन का छत्ता लगाया, मच्छर, एक हफ्ते की मच्छर की साइकिल होती है, मच्छर मर गया बेचारा, लेकिन वो अपने बच्चे पैदा कर गया था, वो और ताकतवर थे, वो मॉर्टिन के जहर से मरने वाले नहीं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जो वो मच्छर जो मर गया था, उसके जो बच्चे थे वो बड़े हुए, तो वो आपकी मॉर्टिन को रजिस्ट कर देते हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता आपकी मॉर्टिन से। आप मॉर्टिन रिफिल लेके आए, अब की बार आपने इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ किया, आपने लगा दी 2-2 3-3 मॉर्टिन एक कमरे में, वो बेचारा मरा, लेकिन उसने मरने से पहले अंडे दे दिए थे, वो आगे के बच्चों को तैयार करके चला गया। वो जो आगे वाली जीन है वो आपकी इलेक्ट्रिक जो रिफिल है, जो मॉर्टिन है, उसके लिए भी रजिस्ट कर देता है। अब आप समझ लो, इसीलिए सबसे ज़्यादा वेरिएशन, सबसे ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशन किस में आपको देखने को मिलेंगे? सबसे ज़्यादा प्रजाति, सबसे नंबर ऑफ क्या बोलना चाहिए, एनिमल्स भी सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा फाइलम के इंसेक्टा क्लास में। बेटा अगर आपने पढ़ाई की होगी तो हमारी एक एक बात आपके मस्तिष्क पर वार कर रही होगी और एक एक बात आपको भली भांति समझ में आ रही होगी। और अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो आपको लग रहा होगा कि क्या अझेल बता रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब आ जाओ थोड़ी सी बात करते हैं शेप की। वायरस किस किस शेप के हैं? देखो, जो जैसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कैन यू प्लीज़ टेल मी द स्फेरिकल वायरस। अगर आपसे कभी कोई स्फेरिकल वायरस पूछा जाता तो भैया एक तो हो गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, भूलना नहीं कत्तई। और दूसरा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बेटा और कौन सा है? वही है जो हमको जुकाम करता है बार बार। इन्फ्लुएंजा जो है यही हमको बार बार जुकाम कर देता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। समझे कि नहीं? अच्छा, रॉड शेप्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हमेशा आंसर लगाओगे TMV, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। अगर कभी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वायरस है जो सबसे बड़ा है, जंतुओं को परेशान करने वाला सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, तो आप बोलोगे पॉक्स वायरस। वेरियोला पूरा नाम होता है वेरियोला जोस्टर। हमने लिखा नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ZOSTER, वेरियोला जोस्टर। लार्जेस्ट एनिमल वायरस दैट इज पॉक्स वायरस, वेरियोला जोस्टर। अब चलो बात कर लेते हैं कि किस वायरस का कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। देखो बेटा, हमने रायता नहीं फैलाया, एक पेज में सबको समेट दिया है। अगर आप अच्छे बच्चे होंगे, अगर आप समझदार होंगे, अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने सब कुछ कंपाइल कर दिया है। और हमको कसम से ज़्यादा पढ़ के छोटे में कंपाइल करने में बड़ा मज़ा आता है। हमें रायता फैलाना कम, रायता समेटना ज़्यादा पसंद है। ठीक है ना? तो ये वायरस और ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो बस अब देख लो। इन्फ्लुएंजा वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एड्स वायरस का, ध्यान से सुनना राजा, एड्स वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। पोलियोमिलाइटिस का सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो बचा कौन सा? रियो वायरस, इसका होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, आई बात समझ में? पूरी शीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मेरा अंदाज़ा है। एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बस अब आप आंख बंद कर लीजिए और सुनिए हम क्या कह रहे हैं। अब शीट में मत देखिए कत्तई, आंख बंद करिए और सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। वायरस की खोज जो की थी, सबसे पहला जो वायरस खोजा गया दैट इज़ TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। आइवानोवस्की ने सबसे पहले इसको सेपरेट किया था। किस प्लांट से किया था? उसमें बड़ा पॉइजनस इफेक्ट आ रहा था, उसका नाम रखा गया बाद में टोबैको मोज़ेक वायरस। बीजरिंग ने कंटेजियम वाइवम फ्लूडम कहा, और फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पता किया। किसका? TMV का। वायरस के लक्षण क्या होते हैं? सब माइक्रोस्कोपिक होता है, नॉन सेलुलर होता है, स्मॉलर देन 200 मिलीमाइक्रोन होता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, और एक बार अगर किसी में प्रविष्ट कर जाए तो उसी के DNA मटेरियल को, उसी के RNA मटेरियल को यूज़ करता है।
जब हम उसके नॉन लिविंग करेक्टर की बात करें तो उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है, श्वसन नहीं होता है, क्रिस्टल किया जा सकता है और कल्चर नहीं किया जा सकता है। लिविंग मटेरियल की बात करें, अगर लिविंग क्या क्या करेक्टर्स हो सकते हैं उसके, कि वो मल्टीप्लाई करता है यानी कि डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है, होस्ट सेल के अंतर्गत न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, इस वजह से वो प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, म्यूटेशन को प्रदर्शित करता है, इस वजह से हम इसको सजीव की कैटेगरी में, लिविंग की कैटेगरी में, सजीव की श्रेणी में रखते हैं। शेप कौन कौन से हो सकते हैं? जो रॉड शेप है उसका एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस। जो स्फेरिकल शेप है उसका एग्जांपल है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दूसरा एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा। लार्जेस्ट कौन सा होता है? पॉक्स वायरस। कुछ वायरस दिए हैं, कुछ उसके जेनेटिक मटेरियल है, बड़ा ध्यान से सुनना बेटा। जो इन्फ्लुएंजा है और एड्स का वायरस है और पोलियोमिलाइटिस है, इन तीनों का रहेगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। उसके बाद रियो वायरस जो है उसका रहेगा डबल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है ना। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादातर अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई ऐसा बिंदु जो आपको नहीं समझ में आया जो हमें बताना है उसको एक बार हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।